दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी। पॉजिटिव न्यूज पे मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन नेगेटिव न्यूज पे धड़ाम से गिर जाता है। मोदी जी ने 15 अगस्त सैटरडे को शक्ति की सप्तधारा नाम से 7 अलग अलग पिलर्स बताए विकसित भारत के लिए 2047 तक, लेकिन मार्केट ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। मंडे को मार्केट धड़ाम से गिर गया, ट्यूसडे वेंसडे भी मार्केट ने रेड क्लोजिंग दी। तो क्या मार्केट को यह बात समझ नहीं आई या ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन था? एक्चुअली होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर के पास सारी न्यूज बिल्कुल एंड में आती है। तब तक स्टॉक या तो रैली कर चुका होता है या सेक्टर भाग चुका होता है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? एक जिद्दी इन्वेस्टर ऐसे समय में मौका ढूंढता है कि कहां स्कोप बाकी है, और आज मैं वही स्कोप आपको बताने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और यह चैनल है जिद्दी इन्वेस्टर। आज हम मिड कैप के बारे में बात करेंगे, जो एक डिसाइडिंग जोन पे खड़ा है। कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ डेटा चर्न करेंगे, कुछ नंबर क्रंचिंग करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या इस समय मिड कैप एकदम करेक्ट वैल्यूएशन पे है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी, या फिर अभी और वेट करना चाहिए। अंत में हम कुछ ऐसी कंपनीज के भी बारे में बात करेंगे जो मोदी जी की शक्ति की सप्तधारा से रेलेवेंट है और मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। टीडी पावर सिस्टम ये एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, पावर जनरेशन में काम करती है और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बिजनेस है। लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न रहा 193%। दूसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी, जो एआई, सुपर कंप्यूटिंग और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज करती है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 162%। तीसरी कंपनी है हिताची एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करती है। लास्ट ईयर का रिटर्न 70%। सिमिलरली आरआरपी सेमीकंडक्टर, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, 1 साल का रिटर्न 119%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब चाहे बड़े शेयर्स ने इस साल परफॉर्म किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ ऐसे हिडन प्लेयर रहे हैं जिन्होंने रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे करेक्ट भी हो जाता है, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट ना करे तो। अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं केपीआईटी टेक, साइंट टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, जुबिलेंट फूड और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो 40 से 50%, कई तो 60% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर क्या करे, कैसे ढूंढे कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी और कौन सी कंपनी करेक्ट होगी? तो ऐसे में एक मिड रास्ता समझ में आता है, मिड कैप इंडेक्स। ये वो कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप जैसा फास्टर रिटर्न दे सकती हैं, एट द सेम टाइम उनमें रिस्क कम है। इन कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एंड एट द सेम टाइम इनके पास आगे बहुत बड़ी मार्केट है एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि ये लार्ज कैप की तरह उतनी बड़ी भी नहीं है। पिछले 4 महीने में निफ्टी ने करीबन 11% का रिटर्न दिया है। ऑन द अदर हैंड मिड कैप इंडेक्स 20 से 22% तक उछला है। इतना ही नहीं, मिड कैप कंपनीज ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के नतीजे बहुत अच्छे दिए, और जिसकी वजह से रिटेलर्स का इंटरेस्ट उनमें बना हुआ है। अप्रैल में नेट इनफ्लो लगभग 6,500 करोड़ था, मई में 4,385 करोड़, जून में यह बढ़कर 6,090 करोड़ हुआ और जुलाई में 6200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब एक तरफ मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि हमने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स में देखा, और दूसरे तरफ रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। उन्होंने कॉन्फिडेंटली अपना इंटरेस्ट बढ़ाकर 4500 करोड़ से इन्वेस्टमेंट 6200 करोड़ के आसपास पहुंचा दी, जिससे हमारे डीआईआई को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर मिलती है। अब सवाल यह आता है कि ये जो नेट इनफ्लो बढ़ा है, इसका फायदा सप्तधारा की कौन सी उन कंपनीज को होगा जो मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करती हैं? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। एट द सेम टाइम हम यह भी देखेंगे कि इस समय मिड कैप अपने कौन से टेक्निकल जोन पे खड़ा है, क्या यह ब्रेकआउट दे सकता है? सो लेट्स सी दैट। अब जरा हम मिड कैप के चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये चार्ट क्या कह रहा है। दोस्तों, 2016 में ये इंडेक्स लगभग 4976 5000 के लेवल के आसपास था, और पिछले 10 साल में 2026 तक अगर आप देखेंगे ये पहुंचा है 23,300। मतलब इंडेक्स ने पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है 370%, और अगर CAGR टर्म्स में बात करें तो ये आता है 16.75। अगर लार्ज कैप की बात करें तो इसी टाइम पीरियड में लार्ज कैप 8800 था और वो 26,000 के आसपास पहुंचा, और लार्ज कैप ने रिटर्न दिया है 11.44% CAGR का। नाउ लेट्स डीकोड मिड कैप इंडेक्स इनटू डिटेल। अगस्त 2016 को यह इंडेक्स था 5000 पे, जो कि 2018 तक यहां तक ये पहुंच गया 7400 की रेंज में, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था उस समय। 50% का रिटर्न मिला 1.5 साल में। फिर अगले 2 साल तक ये इसी रेंज में कंसोलिडेटेड रहा, रेंज बाउंड रहा।
जिसके बाद कोविड का क्रैश आ गया। कोविड में ये करीबन 40 से 41% तक इसमें क्रैश आया। तो जो इंडेक्स पहले 7400 के लेवल पे था वो वहां से 4400 के लेवल तक चला गया। अपना कोविड का लो विच इज 4352, लगभग 4400, वहां से ये अगेन बढ़ा और फिर इसने अपना ब्रेकआउट दिया लगभग 2020 में। 2020 नवंबर से लेके अक्टूबर 2021 तक आप देखेंगे ये 12,000 के लेवल तक पहुंच गया। सो अगले 2 साल में इसने रिटर्न दिया 50% का। और अगर किसी ने कोविड लोज में इन्वेस्ट किया होगा 4400 लेवल पे, तो वहां से 1200 के लेवल तक ये गया, यानी 172% का रिटर्न मिला सिर्फ 1.5 साल में। तो दोस्तों, जो जिद्दी इन्वेस्टर होता है वो तो इस समय इस मौके का जरूर फायदा उठाता। लो पे इन्वेस्ट करना और हाई पे सेल करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। नाउ अगेन फिर ये 2 साल के लगभग ट्रैप में फंस गया, 2 साल तक कंसोलिडेट करता रहा। तो अगर आप देखेंगे 2021 से लेके 2023 तक दोबारा ये रेंज बाउंड रहा 12,000 के लेवल तक। मई 2023 को इसने अपना वो लेवल तोड़ा और उसके बाद वहां से लेके सितंबर 2024 तक लगभग 1.5 साल में इसने 83% का रिटर्न दिया। अगेन अ वेरी गुड एंड अमेजिंग रिटर्न। 2024 से लेके 2026 तक ये अगेन रेंज बाउंड रहा। इस बीच में ये 2 बार फॉल भी हुआ और उसके बाद अभी अपने हायर लेवल के आसपास ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज में। नाउ टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अगर कोई इंडेक्स 200 डेमा के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है, और जब जब 200 डेमा के ऊपर रहा है आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आया है और रिटर्न भी बहुत बढ़िया बने। फिर 200 डेमा को तोड़ा, नीचे चला गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, और अभी देखिए 200 डेमा के ऊपर है। नाउ अब जरा 50 डेमा भी देखते हैं, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं यहां भी बहुत ब्यूटीफुली ये 50 डेमा के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन हमें क्या बताता है? एक्चुअली में कंसोलिडेशन से हमें 3 चीजों का पता लगता है। सबसे पहला, स्ट्रेंथ कंफर्म हो रही है। जब भी कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होता है तो ऐसे में वो डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं बल्कि एक्यूमुलेशन जोन को दिखाता है, यानी यहां पर स्मार्ट प्लेयर बहुत इजीली और स्टेल्थली बाय कर रहे हैं। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड रैली। ये कोई 2-3 कंपनीज की वजह से इंडेक्स नहीं बना है, इसमें काफी सारी कंपनीज हैं, 150 कंपनीज होती है मिड कैप इंडेक्स में। ये हमें एक सेक्टर वाइज स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर बाइंग चल रही है। तीसरा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग इज डिसीजन मेकिंग जोन। अगर कोई इंडेक्स अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो दैट कुड बी नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन, जबकि अगर वो उसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो ऐसे में करेक्शन पॉसिबल है। करेक्शन को हम एक्यूमुलेशन फेज मान सकते हैं, जबकि बुल रन को एंजॉय कीजिए जब तक वो रहता है। दोस्तों, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे बता रहा हूं। बाकी आप अपनी खुद रिसर्च कीजिए और अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछिए कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जब जब मिड कैप इंडेक्स ने कंसोलिडेशन दिया है उसके बाद देखिए कितनी अच्छी रैली आई है। अगेन यहां पे कंसोलिडेशन दिया है और उसके बाद अगेन ये रैली आई है। पिछले 18 महीने से अगेन ये कंसोलिडेट कर रहा है। क्या आपको लगता है ये अगली रैली आने का इंडिकेशन है? खुद सोचिए। पैसा आपका, मर्जी आपकी, डिसीजन आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी। अब जरा उन कंपनीज को देखते हैं जो सप्तधारा के 7 पिलर से कनेक्टेड हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमारे लिए अब सिर्फ पार्ट्स बनाना काफी नहीं है, पूरा प्रोडक्ट इंडिया में बनना चाहिए। डिजाइन से लेकर फाइनल डिलीवरी तक कंप्लीट वैल्यू चेन अपनी होनी चाहिए। यह कोई छोटा टारगेट नहीं है। ग्लोबल कंपनीज चाइना +1 के तहत एक ऑल्टरनेटिव खोज रही हैं और इंडिया के पास मौका है ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर बनने का। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं है, यह जॉब्स, एक्सपोर्ट और इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग की बात है। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे काइंसटेक जो एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में है। अपार इंडस्ट्री, ये कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन केबल्स, स्पेशलिटी ऑयल्स और कोर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली सप्लाई करता है। इसके अलावा CIE ऑटोमोटिव इंडिया, कमिंस इंडिया, त्रिवेणी टरबाइन, शक्ति पंप्स, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। सेकेंड पिलर आता है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, और यह सिर्फ किसान की बात नहीं है, यह इंडिया की फाउंडेशन की बात है। मोदी जी ने फार्मिंग को सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ इंजन के रूप में देखा। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बेटर यील्ड और ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यह वही सेक्टर है जिसने डिकेड्स तक कम अटेंशन पाई है, लेकिन अब एग्रीटेक, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग कंपनीज नए ग्रोथ स्टोरी लिख रही हैं।
जब एक सेक्टर पॉलिसी अटेंशन पाता है, कैपिटल भी वहीं फ्लो करता है। एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बेस है, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो रूरल इनकम बढ़ता है, जो पूरी इकोनॉमी को फ्यूल करता है। यह सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, यह पूरा कंजम्पशन साइकिल की फाउंडेशन है। इस सेक्टर में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नाम हैं केआरबीएल। आप लोगों ने इंडिया गेट बासमती राइस का नाम सुना होगा। यह कंपनी बासमती चावल की मिलिंग और एक्सपोर्ट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके राइस को दुनिया के 80 देशों में एक्सपोर्ट करती है। दूसरा नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया। यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट लेबल इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है। यह 1000 से ज्यादा ब्रांड्स को 110 से भी ज्यादा देशों में कॉफी सप्लाई करती है। नेक्स्ट आता है अवंती फीड्स। यह एक्वाकल्चर, सी फूड प्रोसेसिंग, फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट और श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज करती है। थर्ड पिलर आता है टेक और इनोवेशन। एआई, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर्स। दुनिया इसी से बदल रही है और इंडिया का यूथ फ्यूचर के लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। हमारी सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर एपिसोड में हमने देखा कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, बल्कि हार्डवेयर, चिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब साथ साथ चलते हैं। यह पिलर सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है ग्लोबल कैपिटल के साथ। जो कंपनीज एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, उनके पास नेक्स्ट डिकेड का सबसे बड़ा टेल विंड है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी धारा है जो बाकी 6 पिलर्स को भी एक्सेलरेट करती है। मैन्युफैक्चरिंग से डिफेंस तक सब जगह टेक का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। इस सेक्टर में कई कंपनीज आती हैं जो अलग अलग रोल प्ले करती हैं, जैसे केपीआईटी टेक, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जबकि केन्स टेक, मोस्टचिप, सीजी पावर और टाटा एलेक्सी चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में आगे हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, एआई एंड प्राइवेट क्लाउड सेटअप करने में कंट्रीब्यूट करता है। चौथा पिलर आता है गति शक्ति, यानी रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, और यह सारा एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है। फास्टर कनेक्टिविटी मतलब फास्टर ट्रेड, बेटर लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रॉन्गर बिजनेस। जब एक ट्रक को पोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगता है तो कॉस्ट कम होती है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनविजिबल सेक्टर लगता है, लेकिन यह हर दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल का प्रोड्यूस, डिफेंस का इक्विपमेंट सब इसी धारा पर चलते हैं। जो कंपनीज रोड्स, पोर्ट्स और रेलवेज एक्सपेंशन में लगी हैं, वो इंडिया के प्योर ग्रोथ स्टोरी का स्ट्रक्चरल बैकबोन बन रही हैं। बिना गति शक्ति के बाकी 6 पिलर्स भी स्लो हो जाएंगे। इनमें जो कंपनी आती हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है कॉनकोर का, जो लॉजिस्टिक और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में अग्रणी है। आरवीएनएल, जो रेल इंफ्रा, गेज कन्वर्जन फॉर हाई स्पीड रेल एंड कनेक्टिविटी गोल्स पूरी कर रही है। आईआरबीएल, कल्पतरु प्रोजेक्ट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जो कि नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस और इरिगेशन नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। पांचवा पिलर है रक्षा शक्ति, यानी डिफेंस एंड मिलिट्री सेल्फ रिलायंस। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो डिफेंस एंड एरोस्पेस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत सारी कंपनीज भी डिस्कस की हैं, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। मोदी जी ने क्लियरली बोला है, इंडिया को इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं करना है, अपना डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करना है। और उन्होंने स्पेसिफिकली ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है, क्योंकि अभी रिसेंट जो वॉर हुआ, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, चाहे पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, इसमें आपने देखा होगा दुनिया भर के ड्रोन भेजे गए। और अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वॉर लड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रेडार, जैमिंग, इन सब चीजों का जमाना आ गया है। जब गवर्नमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट में मेक इन इंडिया को प्रायोरिटी देती है, तो ऐसे में डोमेस्टिक कंपनीज को गारंटीड ऑर्डर पाइपलाइन मिलता है, जो उनकी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट करता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिफेंस सिर्फ स्ट्रैटेजिक जरूरत नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिकेड लॉन्ग ग्रोथ सेक्टर बन चुका है इंडिया के लिए। इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं, जैसे जीआरएससी मजगांव डॉक कोचिन शिपयार्ड इन शिप बिल्डिंग, भारत फोर्ज सोलर इंडस्ट्रीज बीडीएल मिसाइल्स और एक्सप्लोसिव बनाने में, इवन भारत फोर्ज टैंक्स और हेवी मशीनरीज भी प्रोवाइड करता है। कारगिल वार के दौरान पे उन्होंने करीबन 1000 शेल पर डे बनाए थे। एमटाटेक्स, जेन टेक्नोलॉजी, अस्त्रा माइक्रोवेव एंड डेटा पैटर्न्स इंडिया में रडार एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। छठा पिलर आता है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी।
दोस्तों, दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है और मोदी जी ने इंडिया को ट्रांजिशन का लीडर बनाने की बात की है। सोलर हो, विंड है, क्लीन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साफ दिख रहा है। हमने अपने पावर और एनर्जी एपिसोड में देखा था कि यह सिर्फ एनवायरमेंट की बात नहीं है, यह एनर्जी सिक्योरिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी की भी बात है। जितना ज्यादा इंडिया अपनी एनर्जी खुद जनरेट करेगा, उतना ही इंपोर्ट बिल कम होगा और उतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। ग्रीन एनर्जी कंपनीज, चाहे वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के अगले 10-15 साल के सबसे कंसिस्टेंट ग्रोथ थीम्स में एक हो सकते हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हमें विंड एनर्जी जनरेशन से लेके फिशिंग और सी फूड प्रोसेसिंग तक एक बड़ा एडवांटेज देती है। यह धारा सिर्फ पॉलिसी नहीं, यह एक ग्लोबल मेगा ट्रेंड है जिसमें इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। इस सेक्टर में कुछ कंपनीज आती हैं जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआई ग्रीन, आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी, ये सारी ग्रीन एनर्जी जनरेशन में है। एसजेवीएन जो कि हाइड्रो, सोलर, विंड एनर्जी सारे सेक्टर में एक्टिव है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जीई शिपिंग एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पोर्ट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक एंड सी बॉर्न ट्रेड में मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ सातवीं और आखिरी धारा, सॉफ्ट पावर। यह थोड़ा डिफरेंट है बाकी 6 से। यह डायरेक्टली अर्निंग की बात नहीं करता, लेकिन इंडिया की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू की बात करता है। कल्चर, टूरिज्म, सिनेमा और इंडिया की ग्लोबल परसेप्शन, यह सब इस धारा का हिस्सा है। सॉफ्ट पावर का इकोनॉमिक इंपैक्ट इनडायरेक्ट होता है। जितना ज्यादा दुनिया इंडिया को रेस्पेक्ट और ट्रस्ट करती है, उतना इजियर होता है हमारे लिए ट्रेड डील साइन कराना, टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। इस धारा में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट, ये तीनों ही इंक्लूडेड हैं और ये ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देती है हमें। ये वो फैक्टर है जो इंडिया को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर बनाता है। इस धारा में हॉस्पिटैलिटी में लेमन ट्री होटल्स, ओबेरॉय होटल्स जैसे प्लेयर्स हैं, जबकि हेल्थ टूरिज्म में मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता एक ट्रस्टेड नाम है। नजारा टेक, सारेगामा इंडिया, जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज गेमिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और कल्चरल स्टोरी टेलिंग में जाना माना नाम है। तो दोस्तों, ये थी शक्ति की सप्तधारा, 7 पिलर्स लेकिन एक विजन, विकसित भारत 2047। मैंने जो भी कंपनीज आपको बताई हैं, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। मोरओवर, मैंने सिर्फ एक सेक्टर मैपिंग के हिसाब से इन कंपनीज के बारे में आपको बताया है कि कौन सी कंपनीज कहां पर अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। इन कंपनीज का आपको बिजनेस देखना होगा, रिजल्ट ट्रैक करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि कई बार सिर्फ टेलविंड देखते हुए हम कंपनीज को हायर वैल्यूएशन पे खरीद लेते हैं और बाद में जब वो 30 से 40% का करेक्शन देती हैं तो हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जरूर ध्यान देना है कि उन कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। अगर आप इतनी सारी कंपनीज को रिसर्च नहीं कर सकते तो ऐसे में आपके पास 2 अलग ऑप्शन है। पहला है मिड कैप म्यूचुअल फंड। किसी भी अच्छे ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मिड कैप म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं। और दूसरा, निफ्टी 150 मिड कैप ईटीएफ या निफ्टी 150 बीज। ईटीएफ कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर है, यह मैंने आपको पहले ही अपने प्रीवियस सीरीज में बताया हुआ है। कुछ सिप से बेहतर लेकिन सिप जैसा, तो आप जाके उसको भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बुल रन की शुरुआत मिड कैप के भागने से होती है। इस समय हमारा मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 या लार्ज कैप इंडेक्स इस समय अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है। तो इवन इफ हमारे मार्केट ने पिछले 18 महीने में रिटर्न ना दिया हो, लेकिन मिड कैप कंपनीज के अंदर स्टेल्थली बाइंग हो रही है। ऐसे में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर मिड कैप और उनकी कंपनीज को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जा सकता है। तो चलिए रिकैप करते हैं। मिड कैप लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और स्मॉल कैप की ग्रोथ के बीच का स्वीट स्पॉट है, लेकिन इसका अपना एक रिस्क प्रोफाइल भी है। दूसरा, निफ्टी मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और यह एक डिसीजन मेकिंग जोन है, प्रेडिक्शन जोन नहीं है। तीसरा, हिस्टोरिकली मिड कैप ने लार्ज कैप से 3 से 4% ज्यादा रिटर्न दिए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आता है कि अगर गिरा तो यह लार्ज कैप से ज्यादा गिर भी सकता है। अगर आपने हमारी 5 सेक्टर टिल 2030 की सीरीज नहीं देखी तो एक बार जाके देखिए। उसमें मैंने एनर्जी पावर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फिनटेक,
डिफेंस, एरोस्पेस, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। और वहां सिर्फ मैंने मिड कैप कंपनी नहीं बल्कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में भी मैपिंग की बात की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे रिसर्च ड्रिवन कंटेंट लाता रहूंगा, तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।